स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, पर शायद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सोचिए, चाहे जानवर हों या हम इंसान, हमें अपने खाने के लिए हमेशा भटकना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है या फिर फसल उगानी पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधों के पास इसका एक बेहद शानदार और बिल्ट इन सोल्यूशन होता है। इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उन्हें खाने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर ही अपनी ऊर्जा बनाने का पूरा इंतजाम पहले से फिट होता है। इसका मतलब ये है कि पौधे बस चुपचाप खड़े रहने वाले निष्क्रिय जीव नहीं हैं। असल में इनके पास अपना खुद का एक बेहद एडवांस्ड बिल्ट इन सोलर किचन होता है। इन स्ट्रक्चर्स को प्लास्टिड्स कहा जाता है। आप इनको सेल के अंदर मौजूद एकदम छोटी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज की तरह सोच सकते हैं, जो सीधे धूप से चलती हैं और ये पूरी एफिशिएंसी के साथ बिना रुके लगातार एनर्जी और खाना बनाती रहती हैं, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह। तो चलिए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या चल रहा है। तो इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी एक्चुअली बेहद कड़ी होती है। क्लोरोप्लास्ट्स बाहर से एक डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, यानी एक दोहरी झिल्ली। ये बिल्कुल हाई टेक डबल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी डोर्स की तरह काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये डोर्स इस फैक्ट्री के अंदर चल रहे सारे इंपॉर्टेंट कामों को पूरी तरह से महफूज रखते हैं, ताकि कोई बाहरी चीज इस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके। और जैसे ही हम इन सिक्योरिटी दरवाजों के अंदर जाते हैं, हमें मिलता है स्ट्रोमा। समझ लीजिए कि ये इस फैक्ट्री का मेन फ्लोर है। ये स्ट्रोमा एक सेमी फ्लूइड यानी थोड़ा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो इस पूरी जगह को भरता है। यहाँ पर पौधे की सारी मेहनत का फाइनल प्रोडक्ट आता है, यानी सिंथेसाइज शुगर्स और स्टार्च ग्रैन्यूल्स। इन्हें यहाँ सिक्योरली पैक करके स्टोर किया जाता है, ताकि पौधे को जब भी एनर्जी की जरूरत हो वो तुरंत इसका इस्तेमाल कर सके। अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, नेचर्स ब्रेन सोलर पैनल्स। तो अब थोड़ा उस पावर ग्रिड पर फोकस करते हैं जो इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री के अंदर लगातार चल रहा है। स्ट्रोमा के इस फ्लूइड के बीच में ना एक बहुत ही खास तरह की मशीनरी तैरती रहती है। ये मशीनरी डिस्क के आकार की होती है, जिन्हें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये गोल स्ट्रक्चर्स ही वो मेन बेस हैं, जहां से धूप यानी लाइट एनर्जी को सोखने का सबसे पहला और सबसे क्रूशल काम शुरू होता है। और इन्हीं डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर छुपा होता है एक हरे रंग का पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और सच बताऊं तो ये पिगमेंट बिल्कुल हमारे आधुनिक सोलर पैनल्स की तरह ही काम करता है। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, सूरज की रोशनी को कैच करना और उस रोशनी को तुरंत ऐसी एनर्जी में बदलना जिसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए किया जा सके। एकदम ब्रिलियंट है ना? और ये साइकिल बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाती है कि स्ट्रोमा फ्लोर पर एक 3 स्टेप का एनर्जेटिक प्रोसेस लगातार कैसे चल रहा है। स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है। स्टेप 2, इस एनर्जी को यूज करके शुगर्स को सिंथेसाइज किया जाता है। और फाइनली इस खाने को स्टार्च ग्रैन्यूल्स के रूप में आगे के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ये वाकई में कमाल का और बेहद फास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है। अब वक्त है इसके सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का, हमारा तीसरा हिस्सा, द एंशिएंट बैक्टीरियल सीक्रेट। अब यहां आकर ना इस पूरी कहानी में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आता है। ये छोटी सी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री, जो दिखने में बस एक नॉर्मल प्लांट सेल का हिस्सा लगती है, दरअसल अपने बायोलॉजिकल कोड में एक बहुत पुराना और गहरा राज छुपाए हुए है। अगर प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच की सिमिलैरिटीज को देखा जाए तो वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। इन दोनों की बनावट में कुछ ऐसे अजीब फीचर्स हैं जो आमतौर पर किसी नॉर्मल सेल ऑर्गेनल में तो बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। और ये अनोखे सबूत इनके बैक्टीरिया होने की तरफ एक बड़ा इशारा करते हैं। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं? ये अपना कोड खुद चलाते हैं और अपने कुछ प्रोटीन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर खुद बना सकते हैं। ये लिटरली एक फैक्ट्री के अंदर अपनी खुद की एक आज़ाद फैक्ट्री चलाने जैसा है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ये सारी खूबियां हमें इवोल्यूशनरी इतिहास के बारे में एक बहुत ठोस हिंट देती हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्त पर प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया किसी और सेल का हिस्सा थे ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से आज़ाद सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, यानी आज़ाद घूमने वाले बैक्टीरिया जो बाद में इन बड़ी सेल्स के अंदर आकर बस गए। है ना बिल्कुल क्रेजी? इस सब कुछ जानने के बाद अब बस एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है,
अगर ये सच है तो ऐसे और कितने प्राचीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज भी लिविंग थिंग्स की सेल्स के अंदर बिल्कुल चुपचाप किसी सीक्रेट फैक्ट्री की तरह अपना काम कर रहे हैं। ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है।